नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज मजदूर दिवस है 1 मई और पूरी दुनिया में इस मजदूर दिवस को मनाया जाता है। भारत में भी बहुत सालों से मजदूर दिवस मनाए जाते रहे हैं, आज भी मनाए जाते हैं और देश के तमाम जो मजदूर संगठन हैं वो सभी मनाते हैं अपने अपने स्तर से। लेकिन देश के जो मज़दूर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के मज़दूर हों, घर बनाने वाले मज़दूर हों, गोदामों में पलदारी करने वाले मज़दूर हों या खेतों में खलिहानों में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, वो तमाम मज़दूर हैं। लेकिन इस देश में जब से मज़दूर दिवस मनाया जाता है या इससे पहले से जितनी देश की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टियां हैं, वो तमाम अपनी राजनीतिक शुरुआत मज़दूर और किसान से ही करती रही है। लेकिन न कि आज तक आज़ादी के इतने सालों में न किसानों का भला हो सका है, न मज़दूरों का भला हो सका है। आखिर ये कहाँ कमी रह जाती है? हमारे मज़दूर आज भी मज़दूर ही हैं, उनके पीढ़ी में कोई सुधार नहीं। उसके बाप मज़दूरी करते थे, उसके दादा करते थे, वो भी मज़दूरी कर रहा है। किसानी की भी यही हाल है। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बैठे हैं। भोजपुर जिला कहिए क्या, ये पूरे बिहार स्तर के ये लोग नेतृत्व करते हैं मज़दूर संगठन का। एक हमारे सामने बुजुर्ग गार्जियन बैठे हैं, जदुनंदन चौधरी जी, जो एक्ट 2 के पदाधिकारी रहे हैं। इस बगल में आप देखते हैं एक नौजवान उमेश कुमार सुमन जी हैं, जो अभी इनकी शायद इस मज़दूर संगठन में इनकी शुरुआत है। ये भी एक्ट 2 से जुड़े हुए हैं और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के पदाधिकारी हैं। थोड़ा इनसे संक्षिप्त परिचय लेंगे और इन्हीं से जानेंगे और इसके बाद हम मज़दूरों की हालात पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। लाल सलाम। लाल सलाम। नमस्कार और लाल सलाम। और आपके RK न्यूज़ के तहत आज कुछ बातें मजदूर दिवस पर के पूर्व संध्या पर बातें रखने की मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आप थोड़ा सा एकदम संक्षिप्त में परिचय दें कि आप। हमारा नाम जदुनंदन चौधरी। हम पहले नौकरी करते थे, नौकरी में हम अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से जुड़े। इसके बाद 99 में रिटायर हुए। 99 में रिटायर होने के बाद हम कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए डायरेक्ट, CPI-ML कम्युनिस्ट जुड़ गए। उन लोगों ने हमको जिम्मेवारी दिया एक्ट 2 पर काम करने का। अब हम एक्ट 2 पर काम करने लगे। हम 80 तक एक्ट 2 पर काम किए हैं। 2020 तक काम किए हैं। 2020 के बाद हम अब काम छोड़ दिए। आपका सर थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय दें। मैं उमेश कुमार सुमन, जिला सेक्रेटरी, सह राज्य सचिव, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट। हम लोग कर्मचारी के विभिन्न संगठनों, चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र, इनके समस्याओं पर केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक तमाम सरकारों के बीच में इनकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, समस्या का निष्पादन कराने के लिए अनवरत आंदोलन और पत्राचार करते हैं। और इन समस्या आप मज़दूर नेता हैं, पूरा जीवन मज़दूर नेता के रूप में मज़दूरों के बीच रहे हैं। आज एक सुनने जा रहा है कि भाजपा जो केंद्र की मोदी सरकार है, मज़दूरों के अधिकार में कटौती कर दी है। क्या है वो अधिकार, क्या है वो कानून, किस तरह? वो अधिकार है, देखिए, यह देश जब आज़ाद हुआ, पहले गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन। उस समय से 1926 के पहले न्यूनतम मजदूरी का कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो अंग्रेजी से लेकर के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब तक माने समझ लीजिए कि 44 गो कानून बना मजदूरों के हित के लिए, उनके फ़ायदा के लिए,
उनके उन्नति के लिए। लेकिन जब से इस देश में नई आर्थिक औद्योगिक नीति लागू हुई, जिसको उस नीति के लगने के बाद माने मोटा मोटी 1992 से मजदूरों के लिए संकट आ गया है। यही बात है। आप ही लोग का संगठन, मजदूर संगठन कह रहा है कि मोदी सरकार ने जो है मजदूरों के अधिकार में कटौती कर दी। क्या 4 कोड बना दिए हैं 44 का? तो अभी वो तो हमारा जो होता है उस पर काम नहीं कर रही है सरकार। 44 गो कानून हमारा रद्द कर दिया है और 4 गो कोड बना दिया है। 44 कानून का सिर्फ 4 आई कोड है, वो कानून था। वो कानून था। कानून का मतलब यह हुआ कि अगर एम्प्लॉयर उस कानून का उल्लंघन करता है तो कर्मचारी कोर्ट में केस लड़ करके एम्प्लॉयर को दंडित करवा सकता है। कानून हुआ। लेकिन ये कोड जो है, इस संहिता इसको हिंदी में कहते हैं, कोड नहीं मानेगा एम्प्लॉयर तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ा माने दिक्कत यही है कि हमारा अधिकार जो था, एगो फंडामेंटल राइट होता है कि हमारा जो अधिकार है हम उसको लेंगे, लड़ करके भी लेंगे, वो अधिकार छीना गया। बस मतलब किस तरह का अधिकार होगा? ये अधिकार था कि हमारे सामाजिक सुरक्षा का सवाल था, हमारे नौकरी की गारंटी का सवाल था, हमारे स्वास्थ्य का सवाल था, हमारे वेतन भत्तों का सवाल था, हमारे बोनस का सवाल था। वो सब सवाल हम अब कुछ मांग नहीं सकते हैं। ये कोड लगने से हम मांग नहीं सकते, हम उसके लिए लड़ नहीं सकते हैं। तो जब हम लड़ नहीं सकते हैं तो सरकार देगी नहीं। हमारा तो अनुभव यही है। हम लोग 3-3 महीना तक हड़ताल किए हैं, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा है, सरकार को देना पड़ा है। तो अंतिम निर्णय हम आपको बता देते हैं। हम 99 में जब रिटायर किए तो 96 में केंद्रीय वेतनमान लागू हो गया था। हमारी लड़ाई चल रही थी 88 से गोप जी के नेतृत्व में कि दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन एक समान। वेतन का 3 ढांचा है, एक स्टेट गवर्नमेंट का था, एक केंद्रीय सरकार का था, और एक पब्लिक सेक्टर का था, जो बैंक बीमा ये सब है। तो हम लोग का, हमारे नेता का सोच था, गोप जी का, कि वेतन में जब हम लोग एक ही मार्केट में आरा के बाज़ार से ही हम चावल और तरकारी सब कपड़ा खरीदते हैं, चाहे हम हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, या चाहे पब्लिक सेक्टर हो, तो हमारा वेतन उससे कम काहे रहेगा? खर्च हमको उतना ही पड़ता है तो आमदनी काहे नहीं होगी? तो पहला स्टेज हम लोग का ये चुना गया कि केंद्रीय वेतनमान, काहे कि पब्लिक सेक्टर का वेतनमान केंद्र से भी अच्छा था। तब इसकी लड़ाई शुरू हुई। 90 में, 92, 99 में आते आते अभी लड़ाई जोर पकड़ लिया। तो 99 में हम लोग हड़ताल कर दिए। 6 जनवरी हमको लगता है कि 6 जनवरी या 6 फरवरी से हड़ताल हुई और हड़ताल चली 90 दिन। अच्छा, 90 दिन हड़ताल। उस हड़ताल में हम शरीक थे। हम उस समय अध्यक्ष थे। इनके अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गुट के हम अध्यक्ष थे। तो हम रिटायर होने वाले थे। काहे कि इसलिए कि 6 मई को हड़ताल ख़त्म हुई, हम 31 मई को रिटायर कर गए। तो हड़ताल हुई और सर लालू जी का सरकार थी, इन्होंने केंद्रीय वेतनमान दिया, हम केंद्रीय वेतन लिए। अब लेकिन और जो शर्त था केंद्र के अनुकूल, उस शर्त की लड़ाई अधूरी रह गई। सरकार भी बदल गई। तो सवाल ये है कि संघर्ष होता है, अभी तक मिलता था, लेकिन अब हमको ये जो 4 कोड लागू हुआ, संघर्ष करने के ताकतें को छीन लिया। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे अधिकारों को छीन लिया। यही तो बात है। तो अब मजदूर अपनी मांग कैसे करेंगे? तो आप बताइए। अब मांग करने का सवाल यही है। अब मांग करने का सवाल यही है कि लोग कोशिश कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं,
बात विचार चलती है, इस पर चर्चा हो रही है। एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हम समझते हैं कि एक्टू के तरफ से जो हम उस थे, आपने परिचय दिया है, एक्टू के तरफ से एक 10 या कौन तारीख को हड़ताल है ऑल इंडिया में, 20 तारीख को, और उस हड़ताल में सबको आमंत्रित किया गया है। 11 ट्रेड यूनियन है पूरे हिंदुस्तान में, 11 ट्रेड यूनियन के नेता लोग तय किए हैं कि इस सब के खिलाफ ये चार कोड है, चाहे और जो सवाल है कर्मचारी का, इसके खिलाफ हमको एक मुकम्मल हड़ताल करनी है। तो 20 तारीख को हड़ताल होने जा रही है। मई 20 मई ना हो, हाँ 20 मई को 20 मई को हड़ताल होगी। पूरा इंडिया बंद हो जाएगा, कल कारखाना सब बंद हो जाएगा। सरकार को हम लोग नोटिस देंगे। 4 कोड सुमन जी क्या है? 4 कोड मूल रूप से देखिए 44 श्रम कानून जो लेबर एक्ट है, उसके तहत में 44 श्रम कानून बना था, जिसका मुख्य रूप था कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, दूसरा था कारखाना अधिनियम 1947 और तीसरा था कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1953 और चौथा था कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो ये मुख्य रूप से जो था न्यूनतम वेतन निर्धारण कि कर्मियों को कैटेगरी वाइज, यानी कि कौन कर्मचारी कितने उनकी योग्यता है और कितनी कार्य क्षमता है, ठीक, या ए ग्रेड के कर्मचारी हों, बी ग्रेड के हों, सी ग्रेड के हों, डी ग्रेड के हों, उस तरह से वेतन का निर्धारण किया जाता था। वो कानून था। लेकिन इन चारों चीज़ों को ये सरकार ने, ठीक, कोड में तब्दील कर दिया। वो कोड हो गया वेतन संहिता, औद्योगिक संरक्षक संहिता, इसके बाद में आपका सामाजिक सुरक्षा संहिता और कार्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की संहिता। तो ये संहिता मीनिंग कि ये बुकलेट हो गया, किताब हो गया, कानून नहीं रह गया, जिसके प्रतिक्रिया में, प्रोटेस्ट करने में पूरे देश के तमाम ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, सेवा संगठन, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, फैक्ट्री से लेकर के तमाम लोग इस कोड को तब्दील करने के लिए, यानी कि इसको ख़त्म करके जो फिर पुनः 44 श्रम कानून लाया जाए, इसके लिए आंदोलनरत हैं। आज तक आंदोलन चल रहा है, चाहे दिल्ली के रामलीला मैदान हो या आपका पटना के धरती हो या तमाम बिहार के आपका किसान आंदोलन तक, यानी कि ज़मीन तक, पंचायत से लेकर के पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक ये आंदोलन चल रहा है कि किसानों के अधिकार, मजदूरों के अधिकार और साथ साथ में जो सेवा संगठन का जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को पुनः लागू किया जाए, यानी कि 44 श्रम कानून को लागू किया जाए, 4 कोड को ख़त्म किया जाए। ये 4 कोड से पूरे तौर पर क्षति है। ना हम इसके लिए अधिकार के लिए कोई सेवा संगठन बना सकते हैं, ना एक साथ होकर के हम बैठ करके कोई अपना मीटिंग कर सकते हैं, ना किसी तरह के ग्रीवांस के लिए हम बैठक कर सकते हैं। इस कोड से हमें ये क्षति है। तो इस जैसे कहने का मतलब कि मजदूर आपस में बैठक, मीटिंग, हड़ताल नहीं कर सकते। इस संहिता के तहत में जो लागू किया गया, इसमें यही है कि कानून को तब्दील करके किताब में, बुकलेट में डाल दिया गया कि आप इस पर, आप पर एक प्रतिबंधित हो जाइएगा, रोक लगेगा इससे। अगर ये लागू हो गया, पूर्णतः लागू हो जाएगा, तो जिससे हम बैठ करके कोई बात नहीं कर सकते हैं। अपने जो ग्रीवांस है, जो आर्थिक लाभ हो या सुरक्षा से संबंधित हो या कार्य से संबंधित हो या प्रोन्नति से संबंधित हो, उस बात को हम नहीं कर सकते हैं। ये 44 श्रम कानून में ये था कि हमारा ये अधिकार था कि हम ये बात को अपने नीचे के पदाधिकारी से लेकर के केंद्रीय सरकार तक के बात को हम रखने के लिए ये कानून को हम लोग, माने जो कहा जाता है कि हमारा अपना अधिकार था, वो अधिकार, मौलिक अधिकार को हमारा के रूप में ये था, इसको ये ख़त्म किया जा रहा है। इस पर, इसका प्रोटेस्ट पूरे बिहार के कर्मचारी या पूरे देश के कर्मचारी कर रहे हैं। मतलब ये अभी जो संहिता है लागू नहीं हुई है। संहिता को लागू करने की प्रक्रिया चल रहा है, यानी कि कुछ क्षेत्र में लागू हो गया, संहिता बन गया है। जैसे कि फैक्ट्री के मामला हो या प्रोन्नति का मामला हो या वेतन निर्धारण का मामला हो या रोजगार की गारंटी का मामला हो, जिसमें अभी देख रहे हैं कि संविदा मानदेय पर बहालियाँ चल रही हैं, लेकिन अस्थाई बहाली है, पद यानी कि अभी बिहार के अगर लें तो बिहार में
अस्थायी पद खाली है विभिन्न विभागों में। इसके बावजूद भी बिहार सरकार संविदा मानदेय ठेका पर्ता पर आउटसोर्स पर बहालियाँ कर रही है। थोड़ा थोड़ा मानदेय करे, किसी को 1600 रुपया, किसी को 1500 रुपया, किसी को 2000, किसी को 5000, माने वेतनमान मानदेय को भी खंडित करके। और इसी खंडन के चलते में कर्मचारी में एक जो वेतनमान के लेकर के है, तो कर्मचारी आपस में धीरे धीरे ये है कि हमारा जब 2000 का वेतन है तो हम 5000 के साथ क्यों आंदोलन करें। जिस पर ट्रेड यूनियन का एक ही अनाउंस है कि चाहे 1 रुपया आपका हो या 10,000 रुपया का आप मानदेय उठाते हो, सब लोग का ग्रीवांस एक है कि रोजगार की गारंटी हो, वेतन का निर्धारण हो, और वेतन भी मिले तो कम से कम संविदा मानदेय बहाल वाले कर्मियों को 30,000 रुपया मानदेय मिलना चाहिए, मासिक मानदेय, ताकि वो अपना जीवन यापन सही रूप से कर सकें। लेकिन ये भी सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि न्यूनतम वेतन में वो खंडित करके दिखा रहा है कि खंडित में 2000, 4000, 5000, मैंने जैसे एक होता है कि प्रसाद वितरण की तरह। तो ये हम लोगों का ये कबूल नहीं है, पूरे देश के कर्मचारी का ये नहीं है, स्वीकार नहीं है। हमें चाहिए अस्थायी बहाली, हमें चाहिए हाउस रेंट, हमें चाहिए डीए, हमें चाहिए मेडिकल, हमें चाहिए पेंशन, जो कि पेंशन के भी सवाल पर आप देख रहे हैं कि पुराना पेंशन के ख़त्म करके 2004 में 2004 से जो वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, खत्म कर दिया। हाँ, वो उस समय ख़त्म कर दिए, और पुराना पेंशन पर ख़त्म किए तो न्यू पेंशन लागू कर दिया गया। न्यू पेंशन स्कीम का ये था कि जो राशि, कुछ राशि आप दीजिएगा, कुछ राशि सरकार देगी, और वो दोनों मिल करके जब जमा होगा कर्मी के अकाउंट में, तो उसका 60% जो है अकाउंट में रहेगा, 40% शेयर मार्केट में चल जाएगा। तो शेयर मार्केट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वो कब है कि वो जुटेगा नहीं, केवल 60% वाला ही आपका रिटायर होने के बाद ये हुआ। इसके बनिस्पत में आंदोलन चला, पूरे देश के कर्मचारी ने, तमाम सेक्टर के कर्मचारियों ने आंदोलन करके रामलीला मैदान दिल्ली में 2023 में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। इतना ज़बरदस्त आंदोलन कि देखने लायक आंदोलन था। रामलीला मैदान के मैंने कहिए कि डबल रामलीला मैदान ओवर हो गया था, फुल हो गया था, रोड पर लोग घूम रहे थे। ठीक, इसके बनिस्पत में भी जो आपका एक केंद्र सरकार है, तनिक भी केंद्र सरकार की तनिक भी मैंने शिकन नहीं हुआ कि ये कर्मचारी जो चिलचिलाती हुई धूप में दिल्ली में आए हैं, इनका पुराना पेंशन पर हम विचार करें, नहीं कि। तो इसके बाद फिर पटना में हुआ ये कार्यक्रम। पटना के बाद फिर 1 मई को दिल्ली में होने वाला था। तो अभी जो पहलगाम में, कश्मीर में जो हमारे भारतीय जो सैलानी थे, उनकी हत्या हो जाने के कारण आतंकवादियों के द्वारा जो हत्या हुई, कर दी गई निर्मम हत्या, उसके लेकर के विचार हुआ राष्ट्रीय लेवल पर। विजय बंधु और तमाम टीम बैठे और विचार किया गया है कि इसको थोड़ा सा स्टे करते हैं ये कार्यक्रम को। लेकिन उस दिन हम लोग पूरे ज़िले में, पूरे भारत के जिला मुख्यालय पर कैंडल मार्च हम करेंगे। उन शहीदों के नाम पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा और उस पर विस्तारित बैठक करके अपना विचार विमर्श पर किया जाएगा। तो ये चल रहा है पुराना पेंशन के लेकर के। लेकिन हमें कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि पुराना पेंशन जब 2004 से लागू हुआ, तो जो सदन में, चाहे पार्लियामेंट के सदन हो, चाहे विधानसभाओं के सदन हो, या किसी भी आपका विधान परिषद के मेंबर हो, वो 2004 वाले जो मेंबर हैं, जो शपथ लिए, एक दिन भी शपथ लिए, तो वो पुराना पेंशन उन पर लागू है। लेकिन कर्मचारी, पूरे देश के सेक्टर के कर्मचारी जो कि अपना सेवा दे रहे हैं, और उन पर ये न्यू पेंशन लागू किया जा रहा है, यूपीएस लागू किया जा रहा है। ये दोहरी नीति क्यों? इस दोहरी नीति के, क्योंकि जब सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर ये दोहरी नीति क्यों? आप भी वही लीजिए। अगर हम स्वीकार करते हैं कि हम पुराना पेंशन न लेकर बंद हो गया तो हम ओपीएस लेंगे, यूपीएस लेंगे, तो आपको भी यूपीएस लेना होगा, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी सेवा करते हैं, हम भी सेवा करते हैं। हमारे प्रदेश के जितना मजदूर हैं, जो संगठित असंगठित क्षेत्र के कर्मी हैं, वो काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, तब जा कर के अपना मासिक वेतन उनका बनता है, अब वेतन उठाते हैं। तो पेंशन अगर है, तो पेंशन यदि सबका साथ, सबका विकास आप देखना चाहते हैं और सबके विश्वास के साथ चलना चाहते हैं, तो आपको भी 2004 से पेंशन
न्यू पेंशन लेना चाहिए जो कर्मचारी पर लागू किया गया है। अन्यथा अगर आपको स्वीकार नहीं है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी 2004 के बाद सदन में आए हुए सदस्य हैं उनको भी पुराना पेंशन बंद कर दिया जाए, न्यू पेंशन उन पर लागू किया जाए। चौधरी जी, आप थोड़ा यह बताएं कि ट्रेड यूनियन का मतलब क्या, बहुत संक्षिप्त में बताएं। ट्रेड यूनियन का मतलब है कि जो लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, कारखाना में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, उन सब लोगों को एक साथ मिला करके उनके हित के लिए लड़ाई लड़े, वही ट्रेड यूनियन है। उसी को ट्रेड यूनियन कहते हैं। लेकिन हमने अभी कल ही जो है माल गोदाम में गए, वहाँ के पलदारों से, वो भी तो मज़दूर हैं, उनसे भी पूछे कि कोई ट्रेड यूनियन के नेता आते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। जो बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उन मज़दूरों से हमने पूछा कि कोई ट्रेड यूनियन के नेता आते हैं या कभी आप लोगों को संगठित करने की कोशिश किए, तो कहते हैं नहीं। ये सब ट्रेड यूनियन कहाँ है भारत? अब बता रहे हैं अब आपको। वो जो लोग है पलदार यूनियन हम लोग बनाए थे, हम खुद बनाए थे, लेकिन लोग भाग नहीं लेता है। अभी जो ईटा मकान में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग हम लोग का है निर्माण मजदूर यूनियन है, संगठित है, रजिस्टर्ड है बिहार सरकार से, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन है, उसका भी संगठन है। हमारे पास आरा में भी कम से कम 2,500-3 हज़ार मेंबर हैं। तो इस सब लोग को संगठन है। लेकिन अब मान लीजिए कि नेता तो कान पकड़ के आपको नहीं न सिखाएगा रहा। हम आपके पास जाते हैं, आपको बुलाते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, प्रदर्शन में बुलाते हैं, आपको तो मन करता है तो आते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं आते। ये मजदूर वर्ग की कमी है। इसके लिए इसमें हम भी जिम्मेवार हो सकते हैं, वो भी जिम्मेवार हो सकते हैं, और सबसे जिम्मेवार तो व्यवस्था है। अब वो जो अब पहले था, अब वो बता देते हैं आपको। पहले था कि मजदूर वर्ग इस पर कुछ ध्यान देता था। अभी जो सरकार जब से भाजपा बनी है, भाजपा की सरकार 15 से चल रही है, 14 से, जब से ये सरकार आ गई तो हर जगह दलाल पैदा कर दिया है, ट्रेड यूनियन में भी। अब ट्रेड यूनियन में जो दलाल पैदा कर दिया है, वह दलाल हमारे क्रांतिकारी संगठनों से उसको जोड़ने नहीं देता है। क्रांतिकारी संगठन जो चाहता है कि आमूल परिवर्तन हो, जो अब बार बार कहते हैं कि मजदूरों में सुधार नहीं हो, बहुत सुधार हुआ है। सुधार का ही का नतीजा है कि हमारे हम लोग को बहुत रजिस्ट्रेशन हुआ है कि जितना निर्माण मजदूर का कर्मचारी हैं उनको हम खुद अपने ज़माना में 15-15 हज़ार रुपये एक कर्मचारी को दिले, एक मजदूर को दिलवाए हैं। राज मिस्त्री को, ईंटा जोड़ने वाला को, गिलवा बनाने वाले को, ये सबको 15-15 हज़ार रुपया दिए हैं, दिलवाए हैं। लेकिन वो अब हमारा लाल झंडा देख करके सब भड़क जाता है। सब गया लोग 250 आदमी का पटना में था, यहाँ 200-250 आदमी का। पटना में लोग चले गए लाल झंडा लेकर के प्रदर्शन करते हुए, नारा लगाते हुए कि एक बड़ी जीत है। अब जीत गया, बस नीतीश बाबू प्रतिबंध लगा दिए, गलती हो गई है। अब प्रतिबंध का लगा दिए कि कोई ट्रेड यूनियन इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। अब ये लोग डायरेक्ट बैंक में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और इतना रास्ता दुरूह बना दिया रजिस्ट्रेशन का कि अब अनपढ़ मजदूर को हो नहीं रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो सरकार को खर्च नहीं देना पड़ रहा है। हम लोग अनपढ़ आदमी को नेता ऐसी बनाते थे, मेंबर बनाते थे, उसका रजिस्ट्रेशन करते थे, उसका फीस जमा करते थे, सरकार फीस लगता था। साल में 6 आना फीस है सरकारी, हमारा यूनियन का फीस है 10 रुपया, माने 10 है कि 11 रुपया में वो सदस्य है। सरकार से जो कानून बना है उसके तहत तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो नहीं होता है, नहीं देती है सरकार। कानून बना लेकिन जो सरकारें बनती है वो हम मजदूर को लाभ नहीं देती है। यही हमारे साथ कठिनाई है। हमारी सरकार है नहीं। एक सवाल जो हमको दिमाग भंट करता है बहुत सालों से, कि एक नारा है, दुनिया के मजदूरों एक हो,
और ये जो नारा देने वाला व्यक्ति था वो शायद कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ मार्क्स से। और मार्क्स साफ जो अपने किताबों में लिखते हैं कि धर्म जनता के लिए अफीम है जी। तो आपका जो ट्रेड यूनियन, आपका जो ये माले का चाहे जो भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, इस धर्म को लेकर के क्यों नहीं लोगों में एक जागरूकता पड़े कि धर्म तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। हाँ। इस प्लेटफार्म पर यूनियन क्यों नहीं काम करता है? विचारधाराएं जो है, चाहे धर्म का हो या कम्युनिस्ट विचारधारा, तो पूर्ण रूप से साफ साफ दिखाई देता है। कम्युनिस्ट का लेसन है, सिद्धांत है कि पहले कर्म करो, इसके बाद पूजा करो। तो कर्म मीन्स कि हम खेत में काम करें या मजदूर या भाठा पर काम करें या कार्यालय में काम करें, जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक उसका प्रतिफल नहीं आएगा। और कर्म करने का ही आज ये है, मैंने देखा जा रहा है कि कर्म प्रधान है, इसलिए कि श्रम में जयते ये लागू है और देखा जाता है हमेशा। इसमें प्रधानमंत्री जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो लेबर डे कल आ रहा है, उसमें भी अगला यति में लिखे थे श्रम में जयते। तो श्रम में जयते तो सब लोग चाहते हैं कि श्रम पहले कर्म, इसके बाद कोई पूजा पाठ। तो ये तो साफ है कम्युनिस्टों में कि सिद्धांत में ये स्पष्ट है कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और तब जाकर के संघर्ष करो, और संघर्ष करो तो फिर कर्म करो तो फिर उस विचारधारा को आगे बढ़ाओ। तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और वो जो हमारा आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के साथ, सिद्धांत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, लोगों में प्रचार प्रसार के तहत में हम प्रशिक्षण के तौर पर उन लोगों के बात विचार को नहीं रखेंगे कि पूजा पहले नहीं, पूजा पहले कर्म है। यहाँ हम ये देखते हैं कि आप ये कम्युनिस्ट जब बात आती है तो ये विदेशी चीज़ है, चाहे वो रूस का हो, फ्रांस का हो, जहाँ के भी हो। वहाँ जो ये थ्योरी लागू हुई थी, जो ये सिद्धांत बना था, वहाँ एक ही था, अमीर और गरीब, राजा और प्रजा। आप लोग जानते हैं भारत की परिस्थिति जो है एक व्यक्ति का धर्म है, ब्राह्मणवाद। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। ये न सनातन है न हिंदू धर्म है, यहाँ जातियों में बटा हुआ समाज है। जो भी ट्रेड यूनियन के नेता हैं उसके बड़े शीर्ष पर जाइए, वही लोग मिलेंगे। तो आपका जो आंदोलन, आप नीचे खूब मेहनत कर रहे हैं, आप ऊपर वाला शीर्ष जाके बिक जा रहा है, ये क्या हाथ? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो आपको बता दें कि समाज का अगुआ ही नेतृत्व करता है। अब जो उस बात का जवाब हो गया जिसमें कहते हैं कि शीर्ष नेता लोग वही फॉरवर्डे के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कुछ हो। तो शीर्ष नेता वो आगे हैं, बुद्धि में आगे हैं, उनको ही पहले बात बुझाया कि काम होना चाहिए। रही दूसरी बात, आप सनातन की बात करते हैं, तो सनातन और मनुस्मृति एक शास्त्र था, जो मनुस्मृति ही कानून था देश के चलाने के लिए, जनता को चलने के लिए। तो मनुस्मृति ही में ही ये बात जात की बात है, मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है। 4 गो भेद है आदमी में, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, क्षत्रिय सीना। ये सही है? नहीं, अब ये तो आप बोले दीजिए, एकदम बिल्कुल गलत है। ये अध्यात्म की लोगों का ये बनाया हुआ बात है, ये कौन वेद भगवान का। ये कहना चाह रहे थे कि कम्युनिस्ट का मतलब सीधे धर्म जनता के लिए नहीं, हम बता रहे हैं, तो इस तरह के हमारे हैं इस पर। तो इस यहाँ जाति है, जब तक किसी बैकग्राउंड नहीं आप अभी जैसे सर देखिए LIC जो अभी आंदोलन है, तो अभी करता, थोड़ा सा हमको कहने दीजिए। वो गांव-गांव घूम करके पॉलिसी लाता है, लोग कितना मेहनत करता है, लोग एक आदमी से पॉलिसी लेने के लिए महीनों उसके घर जाता है। और उनको LIC को ख़त्म करने पर सरकार तुली हुई है, जिसे
वो किसी प्राइवेट हाथों में देना चाह रही है। यहाँ के आरा के जो जो अभिकर्ता या मजदूर भी है, उनसे हमने बहुत सारा इंटरव्यू चलाए और वो लोग बेचारे जी जान से आंदोलन चला रहे थे। और आज जाते पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो मतलब मेरा सब ऊपर वाला सिर बिक गया, आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया। वो देखिए, तो ये सरकार जो है ऊपर में सब चीज़ वहीं पर बैठे हुए हैं। तो आपका ये नहीं लगता है कि मजदूर संगठन यही फेल कर जा रहा है? ना वो लोग नहीं भारत में कम्युनिस्ट को गिरने का यही कारण नहीं समझ रहे हैं बात। वो लोग बात अभी भी नहीं समझ रहे हैं। अब समझ रहे हैं तो आपको बता नहीं रहे हैं। सरकार जब बनती है, सरकार पर भी निर्भर होता है। व्यवस्था जो करने वाली है केंद्र की सरकार है, बिहार की सरकार है, मुख्य रूप से केंद्र की सरकार। मजदूर आंदोलन को ये लोग कोई पनपने नहीं देना चाहता है। अभी तक एक ही पार्टी है जो मजदूर आंदोलन को पनप देना चाहती है, वियतनाम में है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है आज भी, आज चल रहा है। दुनिया में सबसे आगे है वियतनाम। तो कहने का मतलब कि जब तक कम्युनिस्ट का शासन नहीं होगा, रूस में रूस ढह गया 64 में, 70 के दशक में रूस ढह गया। चीन एक ठो है, तो चीन भी है तो चीन इसलिए है कि पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपना लिया है। माने पूंजीवादी बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया है, इन्वेस्ट किया है, कारखाना कंपनी प्रोडक्शन माल कर रहा है। क्या पूरे हिंदुस्तान में आज दूसरे देशों में चीन का माल खूब पा रहे हैं, सस्ता पड़ता है उसको, सस्ता सब कोई खरीद रहा है। तो मजदूर संगठन कोई लोग चलने नहीं देता है, सरकार नहीं चलने आखिर कहीं ना कहीं बता रहे हैं ये चीज़ आ रहा है ना जी। जातीय जो अमीर और गरीब खत्म हो जा रहा है, यहाँ जाति सरसता हो जाती है। बढ़िया बात कहे आप। अब वही जो जातीय बात है, उन देशों में सर अमीर और गरीब दो ही वर्ग था। तो वही यहाँ तो फलाना वर्ग है, फलाना वर्ग है, फलाना जाति है, फलाना। कम्युनिस्ट कहता है धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, वो धर्म के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन कर्म के आधार पर ये वर्ग बंटवारा नहीं है, ये बंटवारा है वर्ण बंटवारा, ये वर्ण बंटवारा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब हमारा कम्युनिस्ट का कहना है वर्ग का बंटवारा होना चाहिए। तो जो वर्ग का बंटवारा होता है, एक तरफ गरीब हो जाएगा, एक तरफ धनी हो जाएगा, एक तरफ गरीब होगा, एक तरफ गरीब हो जाए, एक तरफ एम्प्लॉयर रहेगा। यही चीज़ तो आज़ादी के बाद से नहीं हुआ। हाँ, तो अब बता रहे हैं आप जितना कम्युनिस्ट आंदोलन देखिए, कम्युनिस्ट संगठनों का आंदोलन देखिए, काहे धराशायी गिर जा रहा है, उस सफल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ जाति बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। तो अभी तो अब क्या कीजिएगा? अब इसमें तो देखिए कि सरकार भी तो चाहती है कि जाति बनी रहे। आप जाइए खेतों में, आप जाइए ईंट भट्ठों में जी, आप जाइए घर बनाने वालों में, आप जाइए माल गोदाम में, आप जाके देखिए कौन कौन सी जातियाँ वहाँ काम कर रही है। ये मजदूर संगठन को दिखाई नहीं पड़ रहा है। मजदूर कौन को? सब गरीब लोग। एक भी दिखा दीजिए जहाँ जहाँ हम बताए। गरीब लोग है वो काम करता है। अब बता दे, जाति वहाँ है, जातियों गरीब है अभी नहीं माना जाता है। सामान्य वर्ग में भूमिहार लोग है, ब्राह्मण लोग है। देखिए हम ट्रेड यूनियन में जो काम किए हैं, हम ब्राह्मण को भी मकान ईंटा जोड़ के आप पुताई करते देखे हैं। वो अपवाद में हो सकता है। तो अपवाद तो वो ये बात नहीं है। गरीबी किसी जात को चिन्ह करके नहीं आती है। ये हम भी मानते हैं। गरीबी जात चिन्ह करके नहीं आती है। गरीबी जिसके पास पहले से है, ये देखिए जो आप कह रहे हैं, ये लोग पहले से अपने को शासक वर्ग मान के चलता है। आज भी वही है कि ये लोग अपने को शासक वर्ग मान के। आपका जो है 4 कोड जो ख़त्म करना, ये क्या है? कहीं ना कहीं मूल में आप देखिए उसी विचारधारा की पार्टी है और उसी विचारधारा के पार्टी में पूरा देश तबाह। ये आप मान रहे हैं कि ये अघोषित इमरजेंसी है। आज आप देख रहे हैं, आपको क्या करना है? आज इस पर कहिए, हमको कह दीजिए। आज सब देख लीजिए कि सनातन धर्म का प्रचार खुलेआम भाषा कर रही है, सनातन धर्म का प्रचार कर रही है। तो सनातन धर्म जो वर्ग में नहीं बांटा है, वर्ण में बांटा है, तो उसका भी पुरानी बातों को आज ले आया जा रहा है और उसके खिलाफ अब लड़ना है। क्रांतिकारियों को हो, चाहे प्रोग्रेसिव लोगों को हो, हमारे जैसे लोगों को हो, इनके जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, उसके खिलाफ लड़ना है। लड़ाई हम कहाँ ले जाना चाहते थे? हम मजदूरी के सवाल पर लड़ना चाहते थे, हम वेतन के सवाल पर लड़ना चाहते थे। आज हमको अपने पहचान के सवाल पर लड़ना है।
आज के संकट में। अब जानते हैं कि इस बिहार में हम खास करके कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी हमेशा लालू यादव का विरोध करती थी, आज लालू यादव के साथ रहे, इसलिए तो मजबूरी हो जा रही है अब तो। कहा गया। सर अब हमारा अंतिम सवाल होगा, हम ऐसा देखते हैं पत्रकारिता में रहे हैं जीवन भर, जहाँ भी नेताओं का भाषण वगैरह होते हैं, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जो हर लोग हैं, देखते हैं कि घर से टीका फाना करके आते हैं और कम्युनिस्ट पर विचारधारा पर खूब भाषण देते हैं। इस पर आपका क्या है? बहुत संकीर्ण हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए उनको। अगर वो हैं तो इसीलिए हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी आगे नहीं बढ़ रही हो। सर आपका क्या विचार है? देखिए, मूल विचार ये है, मेरा विचार, कि उनमें कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट लेसन की कमी है। घर में अगर मंदिर है, घर में टीका फाना चले, ठीक, और बाहर में कम्युनिस्ट का लेसन दें, तो वैसे जो व्यक्ति हैं उनको पूर्ण रूप से एक सिद्धांत पर रहना चाहिए, या तो कम्युनिस्ट की तरफ रहें या पूजा पाठ की तरफ रहें। दोस्तों, आपने इन दो महानुभाव मजदूर नेताओं की बातों को सुनी, आपको कैसे लगे? आप ज़रूर अपना राय दें और इसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना समय इस पुनीत काम के लिए, और पुनीत काम क्या है, माने मई दिवस के लिए, मजदूर दिवस के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूरों के हित में आप इस तरह से प्रचार कर रहे हैं मई दिवस का। इसके लिए मैं हमको लाख लाख धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका क्या कहना है सर? हमें आपके चैनल और आपके द्वारा जो मेहनत की गई, और कुछ बात जो है मजदूर, किसान और शिक्षक कर्मचारी की जो समस्या है, साथ साथ में आपने बातें रखी, डिबेट में भी आया, कम्युनिस्ट और पूजा पाठ से लेकर के इस पर भी बातें आई। तो आपने कुछ निकाला, मेहनत करके आपने खोजा कि आखिर कहाँ कमजोरी है, सिद्धांत कहाँ पर कितना लागू हुआ है, ये चीज़ तो देखने में आया, बातें भी आई। तो इसके लिए आपके और आपके चैनल को, दोनों को मैं अपने ओर से और बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट जिला शाखा भोजपुर और राज्य सचिव होने के नाते बिहार पटना की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे अगर पत्रकार निकले बाहर और इस तरह की खोज करें, तो लगता है कुछ न कुछ नई चीज़ निकल कर समाज में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।